बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है वो है थर्मोडायनामिक्स। इससे पहले हमने थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। तो थर्मोडायनामिक्स का ही कुछ पार्ट, आप कह लें कि इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक आज इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है हीट। यानी कि अब जब हमने लास्ट टाइम एक आपने टॉपिक पढ़ा था, जो कि था हमारे पास टाइप्स ऑफ द सिस्टम, जिसमें हमने डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे। ओपन सिस्टम था, क्लोज सिस्टम था और आइसोलेटेड सिस्टम था, जिसमें मैस एक्सचेंज किसी में होता था, किसी में मैस एक्सचेंज नहीं होता था, किसी में जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होती थी और किसी में एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती थी। तो अब जब हम आज के टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहले नंबर पे वो टॉपिक का नाम है हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम आप कह लें कि कितने तरीके के हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में आज हमने पढ़ना है। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले देखें, देर आर फोर टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ये एक बात आपने याद रखनी है कि चार टाइप्स होती हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की, ज्यादातर आमतौर पे जो ली जाती हैं। नंबर वन हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा है? ऐसा प्रोसेस, दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन हीट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा क्यू क्या रहे, जीरो रहे, या अकेला क्यू वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। यानी कि कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो, ठीक है, हीट चेंज ना हो, ऐसी बाउंड्री हम बनाएं, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम कहें एडियाबैटिक प्रोसेस। सिमिलरली नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, या डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। डेल्टा टी मींस कि चेंज इन टेम्परेचर वो नहीं हो रहा, जीरो है। जितना T2 है उतना ही T1 है। तो ये डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, मतलब टी क्या है, कांस्टेंट है। तो टी इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। आइसो मीन सेम एंड बैरिक मीन प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये। तो आइसोबैरिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, या प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट प्रोसेस इन विच चेंज इन वॉल्यूम इज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू इसमें कहीं ना कहीं क्या रहेगी, जीरो रहेगी, या वी की वैल्यू वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। बस अभी क्योंकि हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का, तो अभी आप जस्ट इसके कंसेप्ट को समझें कि एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चेंज इन हीट वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और आइसोकोरिक में क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास ये जितने भी जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़े हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये दो तरीके के हो सकते हैं। यानी कि या तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं, या ये क्या हो सकते हैं, इरिवर्सिबल। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा यकीनन, लेकिन एक दफा फिर उसको हम एज ए शॉर्टकट के तौर पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उसको जानने के लिए ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, विच प्रोसेस विच अकर्स इनफाइनाइटली स्मॉल स्टेप्स। यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि स्मॉल स्टेप्स में होगा। ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आप बहुत ज्यादा फास्ट होगा, आप कहेंगे कि ये फौरन ही हो जाए, नहीं। बल्कि ये क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्मॉल स्टेप्स में होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। कि स्टेप वन पहले होगा, अगर फॉर एग्जांपल 10 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप कब पहले होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा,
फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट से बाद डायरेक्ट आप फिफ्थ पे चले जाए, फिफ्थ के बाद आप डायरेक्ट टेन पे चले जाए। तो ऐसा ये प्रोसेस नहीं होगा। और इसके मुकाबले में जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस विच अकर्स वंस, यानी कि वो एक ही दफा हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आप क्या कहें कि आपने प्रोसेस लगाया, ठीक है, कोई रिएक्शन करवाया तो यकदम वो रिएक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है इसका, इनफानाइट टाइम टू फिनिश। यानी कि इसका जो टाइम बहुत ज्यादा लेंथी होगा। यानी कि फिनिश इसको मुकम्मल होने के लिए, पूरा कंप्लीट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, हमें इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर्ड होगा। जबकि इरिवर्सिबल में फाइनाइट टाइम होगा हमारे पास इसको रिवर्स फिनिश करने के लिए। दिस अब जब टाइम ज्यादा होगा तो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होगा, जबकि ये प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा। सिमिलरली, ईच स्टेप्स इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रीवियस स्टेप्स, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज। इसका मतलब है कि जब आप फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर आप सेकंड स्टेप करेंगे, और फिर थर्ड स्टेप करेंगे, तो तीनों स्टेप्स में क्या होगा कि इक्विलिब्रियम मौजूद होगा, एक जैसे होंगे तीनों स्टेप्स। ठीक है। जबकि इसमें भी इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली, बट नॉट इन बिटवीन। लेकिन इनिशियली और फाइनली तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन बिटवीन, नॉट इन बिटवीन नहीं होगा। ठीक है। सपोज करें कि गैसेस की एक्सपेंशन होती है, तो देन देखें इसमें सडन एक्सपैंड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बॉडी क्या होगी, सडन एक्सपैंड हो जाएगी, जबकि इसमें स्लो स्लो एक्सपैंड होगी, गैसेस की एक्सपेंशन होगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़नी है एक, तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे। पहला स्टेप चढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप। फिर उसी की निस्बत अगर आप स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर जाएंगे, तो उसी की निस्बत आपको रिवर्स आना आसान होगा। यानी कि फिर आपने इजीली फर्स्ट स्टेप नीचे आ जाएंगे, सेकंड स्टेप नीचे आ जाएंगे, थर्ड स्टेप नीचे आ जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप होगा, वही होगा स्टेप बाय स्टेप, जहाँ जिसमें आपको रिवर्स आना भी इजी होगा। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, बल्कि एक ही दम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है हीट। स्टूडेंट्स, जब हमने कहा था कि जो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैस एक्सचेंज होगा, ना ही हीट एक्सचेंज होगी, या चलें ओपन सिस्टम की बात कर लेते हैं जिसमें दोनों चीजें एक्सचेंज हो जाएंगी, हीट भी एक्सचेंज हो जाएगी और मैस भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो मैस तो समझ आता है कि चेंज हो जाएगा, जबकि जो एनर्जी है, सॉरी, एनर्जी और मैस एक्सचेंज होंगे। तो एनर्जी जो है वो दो तरीके से एक्सचेंज हो सकती है, या तो वो हीट के जरिए एक्सचेंज होगी, या तो वो वर्क के जरिए होगी। तो आज के टॉपिक में हमने जस्ट हीट पढ़ना है कि हीट के जरिए एनर्जी एक्सचेंज कैसे होती है, उसमें अंदर क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है हीट के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे। फिर वर्क वाला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास जो एनर्जी है वो दो तरीके से एक्सचेंज हो सकती है, या तो वो हीट के जरिए, या तो वो वर्क के जरिए। ये ऐसा ही है बिल्कुल कि आपने किसी से काम लेना है, तो क्या करेंगे, आपने किसी से काम लिया, आप उसके बदले में क्या करेंगे, या तो उसको पैसे देंगे, या उसके बदले में उसको काम करके देंगे उसका। तो वैसे ये कि पैसे देने से मुराद ये है कि आपने उसको हीट दी, और उसका काम करने से मुराद ये है कि आपने उसको वर्क करके दिया। तो ये हमारे पास एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो हीट, आप कह लें कि बहुत सारी डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन हीट की असल जो डेफिनेशन है वो ये है कि हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो हीट यानी कि क्या है, हीट एक जरिया है ट्रांस एनर्जी को ट्रांसफर करने का। हीट, आप आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो ठीक है किसी हद तक, लेकिन अम, वो एक ऐसी डेफिनेशन है जो बिल्कुल करेक्ट मीनिंग नहीं दे रही। तो हीट क्या है, हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट एक वे है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, ना कि हीट एक फॉर्म है एनर्जी की। ठीक है। तो कब होगी एनर्जी ट्रांसफर, जब डिफरेंट दो बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पे होगी, देन हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। या आप कह लें कि हीट इज द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि
सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आप कह लें कि एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बारे में जानना जरूरी है। पहला ये, क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जस्ट हम गैसेस का ही जिक्र करेंगे। तो हाँ, आप देखें कि हीट गिवन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम हमको वर्क करके देगा, जो सिस्टम हमको वर्क करके देगा, उसमें आप कह लेंगे वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। जबकि जो हम सिस्टम को हीट देंगे, या आप कह लेंगे जो सिस्टम हमें हीट देगा वो नेगेटिव होगी, और जो हम बाहर से एक्सटर्नल देंगे कोई भी चीज, वो जो हीट देंगे सिस्टम को, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपने याद रखनी है। हीट गिवन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सिमिलरली इसका जो सिंबल है हीट का वो क्यू है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और आमतौर पे जो इसको कॉमन यूनिट लिया जाता है वो कैलोरीज है। ठीक है। वो एक और एक जो कैलोरीज होती है वो किसके बराबर होती है, 4.182 जूल के बराबर होती है। ये हीट का कुछ इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा इसके अंदर आप कह लें कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, जो आगे लिखा हुआ है ना, 0 to इंफिनिटी, इसका भी मैं आपको मतलब बताता हूँ ये क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली हमारे पास क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप कह लें कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन पहले देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप कह लें कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को, उसमें आप कह लेंगे 1 कैलोरीज जो, या 1 जूल, ठीक है, उसका जो हीट है उसको इंक्रीज करने के लिए, तो यानी आप दोबारा इसको जरा देखें कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री, यानी कि 1 ग्राम ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें देखें ये जो लगाया हुआ है 0 to इंफिनिटी, वो उसका मतलब क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज इन हीट वो जीरो हो, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। डेल्टा क्यू की वैल्यू इसमें क्या हो, जीरो हो। जब डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, जीरो और समथिंग, जवाब क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर वो जीरो के बराबर होता है। जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो समथिंग ओवर जीरो, इन्फिनिटी आएगा जवाब। तो ये सी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू इन्फिनिटी। तो यानी कि गैसेस के लिए या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आमतौर पे ली जाती है वो जीरो से लेकर कहाँ तक ली जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ये इसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, डेल्टा पी, इसमें क्या होगा, जीरो होगा। इसका फार्मूला सेम ही है ये वाला, लेकिन जस्ट सी के नीचे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो सी पी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला होगा। एक बात इसमें आपने याद रखनी है, ये जो सी पी है ये स्मॉल है, ये स्मॉल सी है। ठीक है, स्मॉल सी है। इसी तरह आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी की वैल्यू जीरो होगी, सिर्फ सी के साथ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये स्मॉल सी पी और स्मॉल सी बी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने पढ़ना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। यानी कि गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, वहां पे था 1 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो मैं यानी कि 1 ग्राम की जगह पे आप क्या आ जाएगा, 1 मोल, क्योंकि गैस का क्या होगा, मोल होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सी वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। ठीक है। और ये अब ये कैपिटल सी वी है, ये क्या है, ये कैपिटल सी वी है और ये कैपिटल सी पी है। और डेल्टा क्यू बाय यानी कि एम की जगह पे क्या आ जाएगा, अब एन आ जाएगा, बाकी फार्मूला वही है, सेम टू सेम वही फार्मूला है। अब स्मॉल सीपी और यानी कि कैपिटल सीपी में रिलेशन क्या है, या आप उसे कैसे आप कह लेंगे पता लगा सकते हैं कि स्मॉल सीपी की वैल्यू क्या है, कैपिटल सीपी की वैल्यू क्या है। अगर स्मॉल सीपी की वैल्यू गिवन हो तो हमारे पास है कैपिटल सीपी इज इक्वल टू एम। ठीक है, एम इंटू सी पी। अब एम इज द मोलर मास, एम इज द मोलर मास। और बाकी सी पी, ये कैपिटल सी पी ये मोलर गैस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और सी पी जस्ट वैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली कैपिटल सी बी इज इक्वल टू एम सी वी। ठीक है। और अगर दोनों का रिलेशन बताना हो, ठीक है, या आप कह लें कि एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो आमतौर पे हम ड्राइव भी करेंगे आगे जाके, कि कैपिटल सी पी माइनस कैपिटल सी वी इज इक्वल टू आर। और ये आप कह लें कि ये हर गैसेस के लिए, ठीक है, ये सी पी माइनस सी बी वो आर के ही बराबर होगा। सिमिलरली एक और इम्पोर्टेंट रिलेशन है गामा इज इक्वल टू सी पी डिवाइडेड बाय सी बी। तो ये आप कह लें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड कुछ बातें थी। तो ये हीट का टॉपिक यहाँ तक कि हम रखेंगे। ठीक है। मजीद भी डिटेल में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।